Hello dear students, welcome to Career Planet. Myself Dr. Arpita Oja, your biology mentor. So we were discussing control and coordination chapter number 7, जिसमें हमने अलग अलग टॉपिक डिस्कस किए थे रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड एंडोक्राइन सिस्टम. फिर हमने प्लांट्स में भी देखा था किस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो किया जाता है इन द प्लांट बॉडी. तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो हमारे पास सबसे फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन आए हैं. वो क्वेश्चन क्या है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन. इसमें से जो हमें ऑप्शन दिए हैं उसमें प्लांट हार्मोन कौन सा है. ऑप्शन क्या है आपके पास, इंसुलिन है, सेकंड इज थायरोक्सिन, फिर है एस्ट्रोजन एंड साइटोकाइनिन. सो कौन सा है जो प्लांट हार्मोन है, तो इंसुलिन, थायरोक्सिन एंड एस्ट्रोजन हमने पढ़ा था ह्यूमन बॉडी में मिलता है, बट जो साइटोकाइनिन होता है, साइटोकाइनिन इज द प्लांट हार्मोन. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट. सो साइटोकाइनिन इज द प्लांट हार्मोन, वेयर एज इंसुलिन, थायरोक्सिन एंड एस्ट्रोजन आर द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल, जो कि एनिमल से प्रोड्यूस किए जाते हैं, बट साइटोकाइनिन को प्लांट प्रोड्यूस करता है. तो हमारा क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है. हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. वो क्या है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड. दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्या उसे हम डेंड्राइट कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, या इम्पल्स कहते हैं. ओके, तो एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम देखें तब हमें ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा. ये हमारे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है जिसमें यहाँ ये एक्सॉन प्रेजेंट है. ओके, इसका न्यूक्लियस है. तो एक जो न्यूरॉन नेक्स्ट न्यूरॉन से इस तरह से यहां पर कनेक्टेड होता है. ओके, सो जो ये है टर्मिनल एंड है एक एक्सॉन का और ये इनिशियल पॉइंट है दूसरे एक्सॉन का. तो दोनों के बीच का जो गैप है, ये वाला गैप, इस गैप को हम क्या कहते हैं, तो दिस गैप इज नोन एज सिनेप्स. क्योंकि जो हमारे डेंड्राइट हैं, ये जो रेड से हमने ड्रॉ किए हैं ये डेंड्राइट हो जाते हैं, ये जो बीच वाला पार्ट है ये एक्सॉन हो जाता है और इम्पल्स इसके अंदर कैरी करके ले जाए जाते हैं आगे की तरफ. तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया, सिनेप्स. सिनेप्स क्या होते हैं देखिए, तो हम इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं. डेंड्राइट इज अ शॉर्ट ब्रांच्ड एक्सटेंशन, ये शॉर्ट ब्रांच एक्सटेंशन है ऑफ अ नर्व सेल. नर्व सेल के देखिए एक्सटेंशन आपको इस तरह से दिखाई दे रहे हैं. अलॉन्ग विच इम्पल्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर सेल, एक सेल से दूसरे सेल तक इम्पल्स को रिसीव किया जाता है एंड ट्रांसमिट किया जाता है. एट सिनेप्स आर ट्रांसमिटेड टू द बॉडी. कहाँ पर होता है इम्पल्स का ट्रांसमिशन, सिनेप्स पर होता है. ओके, सो एन एक्सॉन और नर्व फाइबर इज लॉन्ग स्लैंडर प्रोजेक्शन ऑफ अ नर्व सेल. दिस इज एक्सॉन, लॉन्ग है, स्लैंडर है. ओके, इन वर्टिब्रेट दैट टिपिकली कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को लेकर जाते हैं, यहाँ तक लाते हैं. सिनेप्स पर क्या होता है, इम्पल्स का ट्रांसमिशन नेक्स्ट नर्व पर होता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इम्पल्स. अभी तक तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चलता है और इस लेवल पर क्या हो जाता है, केमिकल इम्पल्स आता है, फिर अगेन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नेक्स्ट में ट्रेवल करता है और ऐसे कंटिन्यू चलता जाता है, चेन बनती जाती है. ओके, सो टिपिकली कंडक्ट द इलेक्ट्रिक इम्पल्स नोन एज एक्शन पोटेंशियल, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल कहते हैं. ओके, अवे फ्रॉम द नर्व सेल बॉडी, ये हमारी सेल बॉडी है, इससे दूर ले जाते हैं इम्पल्स को और नेक्स्ट सेल तक पहुंचा दिया जाता है. ओके, द फंक्शन ऑफ द एक्सॉन इज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट न्यूरॉन. इसका फंक्शन क्या है, डिफरेंट न्यूरॉन्स तक क्या करना, ट्रांसमिट करवाना. किसे ट्रांसमिट करवाना, अपने इम्पल्स को. ओके, एंड द इम्पल्स एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट ट्रेवल अलोंग द एक्सॉन. एक्सॉन से जो इम्पल्स सिग्नल निकलते हैं उसे हम इम्पल्स कहते हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं. तो यहाँ पर सिनेप्स को समझने की क्या ज़रूरत है, इट इज़ द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन. ठीक है, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप्स प्रेजेंट होता है उसे सिनेप्स कहते हैं. और सिनेप्स का क्या फंक्शन है, ये क्या करवाता है, ये ट्रांसमिट करवाता है. किसे ट्रांसमिट करवाता है, तो इम्पल्स को ट्रांसमिट कराता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल. ये पूरी आपकी क्या हो गई,
डेफिनेशन हो गई, किसकी डेफिनेशन हो गई, सिनैप्स की डेफिनेशन हो गई। तो हमारा क्वेश्चन सेकंड भी कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, वो क्या कहता है, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ब्रेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑप्शन है थिंकिंग के लिए, रेगुलेटिंग ऑफ हार्ट बीट, बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी और ऑल ऑफ द अबोव। तो हमने जो ब्रेन के फंक्शन देखे थे उसके अकॉर्डिंग सारे ही फंक्शन किसके हैं, ब्रेन के हैं। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ द अबोव। ओके, ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, brain regulate the heartbeat and it also balances the body. Okay, so easy सा question था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर इन आवर बॉडी। हमने हमारी बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स देखे हैं, इन रिसेप्टर के क्या फंक्शन होते हैं। थिंक ऑफ सिचुएशंस वेयर रिसेप्टर डू नॉट वर्क प्रॉपरली, कुछ ऐसी सिचुएशंस बताइए जिसके अंदर रिसेप्टर्स जो हैं वो अच्छे से वर्क नहीं करते हैं। एंड व्हाट प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू अराइज, और क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो देखो, जो हमारे रिसेप्टर हैं ये क्या करते हैं, इम्पल्स को रिसीव करते हैं। ओके, सो रिसेप्टर प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी, पूरे ही बॉडी में हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। एंड मेनली इन सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन में मेनली प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस दैट हैपन अराउंड अस, क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। कैसी इन्फॉर्मेशन, जो हमारे सराउंडिंग से हमें मिल रही है उन इन्फॉर्मेशंस को ये क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। सो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट आवर बॉडी, मेनली सेंस ऑर्गन, एंड रिसेप्टर कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस, कैसे चेंजेस, जो कि हमें सराउंडिंग में देखने को मिल रहे हैं। एंड सेंड द सिग्नल टू इंफॉर्मेशन टू ब्रेन, और सिग्नल्स को क्या करते हैं, ब्रेन तक पहुंचाते हैं। विच रेंडर इफेक्टर मैकेनिज्म अगेंस्ट द चेंज, जो कि इफेक्टर मैकेनिज्म जो है उसके बारे में फंक्शन करवाया जाता है। ओके, तो समझो मेरी बात ध्यान से, हमारे जो रिसेप्टर्स हैं आने वाले हर सिग्नल्स को कलेक्ट करेंगे, ब्रेन तक भेजेंगे, ब्रेन में मैकेनिज्म फंक्शन होगा और फिर से उसके थ्रू रिस्पॉन्स दिया जाएगा उस ऑर्गन पे। ओके, तो रिसेप्टर तो फर्स्ट पॉइंट हो गया जिससे क्या होगा, पूरा का पूरा रिफ्लेक्स एक्शन या फिर कोई भी मैकेनिज्म चलेगा। ओके, सो व्हेन रिसेप्टर डू नॉट वर्क प्रॉपरली, जब रिसेप्टर्स जो हैं वो अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई आर नॉट एबल टू क्रिएट नर्व इम्पल्सेस, तो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई से कोई भी नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होगा। रिसेप्टर ने सिग्नल्स को रिसीव ही नहीं किया तो क्या होगा, नर्व में कंडक्शन ही नहीं होगा, ब्रेन में कोई प्रोसेसिंग ही नहीं होगी और हमें कोई रिस्पॉन्स ही देखने को नहीं मिलेगा। सो रिसेप्टर इज द फर्स्ट पॉइंट जहाँ से पूरा का पूरा मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। ओके, तो इनका प्रॉपर वर्क करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड बॉडी डज नॉट रिस्पॉन्ड, और बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती है। तो हमारा क्वेश्चन 4 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखें तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है, इसके फंक्शन क्या है, ये हम देखते हैं। सो न्यूरॉन, थोड़ा जूम कर लें इसे, न्यूरॉन आर नर्व सेल, न्यूरॉन जो है नर्व सेल है। ओके, हमारे नर्वस सिस्टम की सबसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ओके, आपको पूछा जा सकता है नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन होती है, तो वो कौन होती है, न्यूरॉन होती है। ओके, द मेन 3 पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन आर डेंड्राइट, एक्सॉन एंड सेल बॉडी। 3 पार्ट्स होते हैं, हमने लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ये देखिए स्ट्रक्चर, सबसे आउटर मोस्ट आपको जो स्ट्रक्चर, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट जो है वहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, डेंड्राइट्स मिलेंगे। डेंड्राइट्स किससे निकलते हैं, स्मॉल प्रोजेक्शंस हैं जो कि निकलते हैं सेल बॉडी से। उसके पीछे स्लेंडर एंड सिलिंड्रिकल एक्सॉन होता है, वायर लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। इस एक्सॉन पर क्या प्रेजेंट होती हैं, श्वान सेल प्रेजेंट होती हैं। ओके, ये जो श्वान सेल हैं ये क्या करती है, माइलिन शीट से कवर्ड होती है, इसीलिए जो भी एक्सॉन माइलिन शीट से कवर होगा वो माइलिनेटेड एक्सॉन कहलाएगा, और जो माइलिन से कवर नहीं होगा वो नॉन माइलिनेटेड कहलाता है। ओके, और इसके बीच में जहाँ जहाँ पर नहीं है कवरिंग ऑफ द माइलिन शीथ, इट विल बी नोन एज नोड ऑफ रेनवेयर, जिसे हम क्या कहेंगे, नोड्स ऑफ रेनवेयर कहेंगे। ओके, सेंटर में सेल बॉडी है जो कि न्यूक्लियस को लेकर रहती है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। और लास्ट क्या कहलाता है, लास्ट कहलाता है हमारा एक्सॉन टर्मिनल। ये हमारा क्या हो गया, एक्सॉन टर्मिनल हो गया। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, आपको प्रैक्टिस करनी है स्ट्रक्चर में।
अब जितने भी पार्ट हैं उनके फंक्शन देख लेते हैं ताकि पूरा पॉइंट क्लियर हो जाए आपको। तो न्यूरॉन हमारे स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, तो सारे फंक्शंस जो होंगे हमारे नर्वस सिस्टम के वो इस लेवल पर चलेंगे। ओके, इसीलिए इसे हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। ओके, तो देखिए, डेंड्राइट डिटेक्ट इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट टू द सेल बॉडी। इंफॉर्मेशन को सिनेप्स लेवल पर डेंड्राइट लेते हैं एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक पहुंचने के लिए। फर्स्ट पॉइंट पर इम्पल्स कहाँ पर आते हैं, तो डेंड्राइट पर आते हैं। डिटेक्ट इंफॉर्मेशन को देखते हैं, सिग्नल्स को ले लेते हैं, इम्पल्स को ले लेते हैं एंड सेंड इट टू द सेल बॉडी, और फिर इसे किसको दे देते हैं, सेल बॉडी को दे देते हैं। सेल बॉडी क्या करती है, मेंटेन ग्रोथ ऑफ द सेल, सेल की ग्रोथ को मेंटेन करती है। सेल बॉडी में न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो कि सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ओके, इसमें निसल्स ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर लास्ट में होती है एक्सॉन, इट कंडक्ट मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से दूर लेकर जाती है मैसेज को और सिग्नल्स को नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंचाने का फंक्शन करती है। और एक्सॉन टर्मिनल पे फिर से क्या बनता है, सिनेप्स बनता है जो कि अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट से जो है ट्रांसमिशन करवाता है किसी भी तरह का इम्पल्स का। तो ये जो पूरा क्वेश्चन हो गया ये आपको समझ में आया। सो इस क्वेश्चन में हमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, इसके फंक्शन समझाने हैं, इसकी डेफिनेशन क्लियर करनी है। तो इस तरह से हमने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाउ डज फोटोट्रॉपिज्म अकर इन प्लांट। तो हमने देखे थे अलग अलग टाइप के ट्रॉपिज्म्स। तो सबसे यहाँ पे क्या है, फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, डायरेक्शनल मूवमेंट। ओके, बट इसमें फैक्टर कौन है उस मूवमेंट के लिए, फोटो यानी कि लाइट। लाइट की वजह से अगर मूवमेंट हो रहा है, डायरेक्शनल मूवमेंट एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। ओके, लाइट के रिस्पॉन्स में अगर मूवमेंट एंड ग्रोथ हो रही है उसी डायरेक्शन में, जिधर लाइट है उसी डायरेक्शन में अगर क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। ओके, तो ये जो फोटोट्रॉपिज्म होती है अकर ड्यू टू इंक्रीज्ड ऑक्सीजन, ये किसकी वजह से होती है, इंक्रीज्ड ऑक्सीजन की वजह से होती है। अब आप कहेंगे ऑक्सीजन क्या है, तो हम पढ़ चुके हैं। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन इज हार्मोन, राइट, प्लांट हार्मोन होता है ऑन द डार्क साइड। ओके, तो देखो इसे हम किस तरह से समझते हैं ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए। इसके लिए हम कुछ ड्रॉ करके देखें। ये हमारी प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी में ये ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, बहुत ही छोटा डायग्राम बनाया है। ओके, और यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लीजिए इधर से लाइट आ रही है, ये लाइट है, लाइट सिर्फ इस एरिया में जा रही है, राइट, इस एरिया में लाइट नहीं है तो ये एरिया डार्क एरिया कहलाएगा एज कंपेयर टू दिस एरिया। ओके, सो अगर जब भी लाइट जहाँ जाती है ऑक्सीजन उसके उल्टी डायरेक्शन में चला जाता है। ऐसे तो ऑक्सीजन इनिशियली सब जगह पे था, बट इधर से लाइट आई, इधर से लाइट आ रही है, तो जो ऑक्सीजन होगा इस पार्ट से शिफ्ट होके डार्क साइड वाले पार्ट में चला जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन चला गया। ऑक्सीजन का नेचर है, ऑक्सीजन इज प्लांट हार्मोन। ये जो प्लांट हार्मोन है ये क्या करता है, ग्रोथ को करवाता है, बट ये हमेशा लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है। ओके, सो ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर शिफ्ट होके जहाँ जाएगा वहाँ ग्रोथ करेगा, तो यहाँ पर ग्रोथ करेगा, उस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये इसमें सेल डिवीजन ज़्यादा हो जाएगा और इसमें इलॉन्गेशन हो जाएगा और ये उस तरफ मुड़ जाएगा, क्योंकि इधर से सेल इंक्रीज हो गई हैं तो लेंथ इंक्रीज हो गई तो सब इधर मुड़ गया। तो जिधर फोटो थी, जिधर लाइट थी, सारा उधर मुड़ गया है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट बॉडी इन रिस्पॉन्स टू ऑक्सीजन इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में हुआ, लाइट के प्रेजेंस में हुआ, इसलिए इसे हमने क्या कहा, फोटोट्रॉपिज्म कहा। ड्यू टू इंक्रीज्ड ऑक्सीजन ऑन द डार्क साइड एंड डिक्रीज ऑक्सीजन टू द इल्यूमिनेटेड साइड। जिधर इल्यूमिनेशन था उधर ऑक्सीजन नहीं था, डार्क साइड में ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाता है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मोर ऑक्सीजन, लीफ इन द डार्कर साइड्स ग्रो फास्ट। ओके, और जो इधर वाली लीव्स होंगी या ब्रांचेस होंगी वो ज़्यादा ग्रो करेंगी, कॉजिंग इट टू बेंड टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ द लाइट, जिससे क्या होगा, वो लाइट की साइड शिफ्ट हो जाएगी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, विच सिग्नल विल गेट डिस्टर्प्टेड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, स्पाइनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है स्पाइनल कॉर्ड।
तो स्पाइनल कॉर्ड में अगर किसी भी तरह की इंजरी होगी तो क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड जो होती है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कहाँ से निकलती है? ब्रेन से निकलती है। तो ब्रेन से निकली जो ये ट्यूब है ये क्या होगा अगर किसी भी पॉइंट पर डिसरप्टेड हो गई? इन केस ऑफ अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, signals coming from the nerves as well as the signals coming to the receptor will be disrupted। तो क्या हो जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं। हमने देखा था अलग अलग वर्टिब्रा मिलकर वर्टिब्रा कॉलम बनाती हैं। इस वर्टिब्रा कॉलम में स्पाइनल कॉर्ड रन करती हैं, है ना। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें से क्या निकलती हैं? तरह तरह की नर्व्स निकलती हैं और ये नर्व्स जो हैं मैसेज को लेकर भी आती हैं और लेकर भी जाती है। हमने इफरेंट एंड एफरेंट देखा था। ओके, तो मैसेज को लाना ले जाना दोनों क्या हो जाएगा? डिसरप्ट हो जाएगा। ओके, सो when the spinal cord will damaged, the nerve as well as the signal coming to the receptor will be disrupted. Both these signal meet a bundle in the spinal cord, hence both signal get disrupted। तो दोनों ही सिग्नल क्या हो जाएंगे? डिसरप्टेड हो जाएंगे। ओके, आपको सब कुछ ब्रेन तक पहुंचाना है, उससे पहले स्पाइनल कॉर्ड बीच में आ जाती है। तो स्पाइनल कॉर्ड ही अगर गड़बड़ हो गई है इंजरी की वजह से तो वो ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंच पाएगा, ब्रेन प्रोसेस ही नहीं करेगा और उसका रिस्पॉन्स ही ऑर्गन तक नहीं पहुंचेगा। तो ये इसका सारा का सारा फंक्शन होता है। ओके, आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट? प्लांट में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? तो प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी को भी हमें किसकी ज़रूरत है? कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। तो प्लांट बॉडी कैसे कोऑर्डिनेशन करती है? तो इसके लिए उनके पास प्रेजेंट होते हैं प्लांट हार्मोन। प्लांट्स में प्लांट हार्मोन प्रेजेंट हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? उनके ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? सो प्लांट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट इज controlled and coordinated by special class of chemical substances। तो जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं ग्रोथ को, डेवलपमेंट को और अलग अलग रिस्पॉन्सेस टू द एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करते हैं ये केमिकल सब्सटेंस। एंड दीज केमिकल सब्सटेंस आर नोन एज हार्मोन। कौन से हार्मोन? प्लांट हार्मोन। हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन वन पार्ट ऑफ द प्लांट एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल नीडी पार्ट ऑफ द प्लांट। किसी एक पार्ट से हार्मोन रिलीज हुए और वो सारे पार्ट्स तक पहुंचा दिए जाते हैं जहां उनकी रिक्वायरमेंट होती है। ओके, द 5 मेजर टाइप्स ऑफ फाइटो हार्मोन्स आर। तो देखो फाइटो हार्मोन का मीनिंग क्या है? प्लांट हार्मोन। फाइटो मीन्स प्लांट, रिलेटेड टू प्लांट। तो फाइटो हार्मोन्स आर कौन कौन से हैं? ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। हमने ये लेक्चर में डिस्कस किया था। सो ऑक्सीन ग्रोथ हार्मोन, जिब्रेलिन साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करवाता है, एब्सिसिक एसिड और जिसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, राइट, एंड इथाइलिन और इथाइलिन जिसे हम गैसियस हार्मोन कहते हैं। ओके, जो एब्सिसिक एसिड होता है वो ग्रोथ इनहिबिटर होता है, इथाइलिन क्या करता है? राइपनिंग ऑफ द फ्रूट करता है। ओके, तो ये सारे हमने फंक्शंस देखे। जिब्रेलिन इलॉन्गेशन कराता है। तो ये सब के सब जो हार्मोन है दे आर फाइटो हार्मोन जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल या फिर प्लांट के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये मोर करेक्ट लाइन है। सो दीज फाइटो हार्मोन्स आर आइदर ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर। ये तो या तो ग्रोथ प्रमोटर हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं? ग्रोथ इनहिबिटर हो सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अगर ये ग्रोथ प्रमोटर हैं तो उसके एग्जाम्पल हैं ऑक्सीन एंड जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन ये सब ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ओके, तो इथाइलिन कैसे प्रमोट करता है? अगर फ्रूट है वो रॉ फ्रूट है, अभी उसको राइपन होना है तो राइपन के लिए भी हमें इथाइलिन की ज़रूरत पड़ती है। इथाइलिन गैसेस फॉर्म में होता है जो कि फ्रूट के राइपनिंग करवाता है। ठीक है, तो ये भी प्लांट ग्रोथ का पार्ट हो गया। ग्रोथ इनहिबिटर के अंदर एब्सिसिक एसिड होता है जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस में प्लांट को ये काफ़ी सारा क्या देता है? स्ट्रेंथ देता है। ओके, और उन्हें प्लांट को अनफेवरेबल कंडीशन के लिए रेडी करता है, इसीलिए इसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। एब्सिसिक एसिड को हम ABA हार्मोन भी कहा जाता है, एब्सिसिक एसिड। ओके, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? देखते हैं हम।
व्हाट इज द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म में आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। तो क्यों ज़रूरत पड़ती है हम देखें। देर आर वेरियस ऑर्गन्स इन एन ऑर्गेनिज्म। देखिए एक ऑर्गेनिज्म में हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। हमारी जो बॉडी होती है उसमें काफ़ी सारे लाइफ प्रोसेसेस चलते हैं। सब लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए हमारे पास डिफरेंट सिस्टम है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो ऑर्गन्स हैं इनको आपस में कंट्रोल कैसे करना है, ये सब कलेक्टिवली मिलकर कैसे फंक्शन करें और बॉडी के लाइफ प्रोसेस को कैसे अच्छे से चलाएं, इसके लिए ज़रूरी है इनको किसी भी वे से कंट्रोल किया जा सके और एक साथ कोऑर्डिनेट किया जा सके। तो इसीलिए हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। चाहे वो कोई बहुत ही ज़्यादा छोटा सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन वाला ऑर्गेनिज्म हो या फिर काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन वाला ऑर्गेनिज्म हो, सबको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। तो सब जो स्पीशीज़ हैं उनमें थोड़ा डिफरेंट टाइप का मैकेनिज्म जो है देखने को मिलता है। तो आपको बेसिक पॉइंट क्लियर हो गया। सो देयर आर वेरियस ऑर्गन्स इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। These organ must be carefully controlled. इन ऑर्गन को केयरफुली कंट्रोल करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ये ज़रूरी है। इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वेरियस फ्लूइड्स आर सीक्रेटेड फ्रॉम द ग्लैंड। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर जहाँ जहाँ ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, ये ग्लैंड्स एक स्पेसिफिक फ्लूइड निकालती हैं और ये वेरियस टाइप के फ्लूइड्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, इन फ्लूइड को हम हार्मोन कहते हैं। और इन सारा ग्लैंड्स का सिस्टम क्या कहलाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाता है। ये पॉइंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सो ये जो हार्मोन्स हैं, दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ओवर ग्रोथ। ये ऑल ओवर ग्रोथ के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है एंड द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है। ऑल अदर daily decisions that include voluntary and involuntary actions are controlled by central nervous system। उसके अलावा कुछ जो इम्पॉर्टेंट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम करवाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, आपको पता है, मतलब सिस्टम है जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, जो कि क्या करती है, मैसेज को लेकर आते हैं नर्व्स के थ्रू, ब्रेन में प्रोसेसिंग होती है, मैसेज से रिस्पॉन्स जनरेट किए जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखें कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड फॉर ऑल ह्यूमन एक्टिविटी वी परफॉर्म। जितनी भी एक्टिविटीज़ को हम परफॉर्म करते हैं उन सब के लिए क्या ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। आवर नर्वस सिस्टम रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सराउंडिंग। हमारा नर्वस सिस्टम नर्व्स के थ्रू, रिसेप्टर्स जो हैं उसके थ्रू क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, विच प्रोसीड एंड रिस्पॉन्स इज इलिसिटेड। वो क्या करते हैं, प्रोसेस्ड विच इज़ प्रोसेस्ड, जिसे प्रोसेसिंग की जाती है और रिस्पॉन्स हमारा जनरेट किया जाता है। तो रिस्पॉन्स जनरेट हो गया, उसके बाद देखिए द एंडोक्राइन सिस्टम, जिसे हम हार्मोनल सिस्टम कहते हैं, हेल्प इन इंटीग्रेटिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंटीग्रेट करवाता है, लाइक रिप्रोडक्शन हो गया, डेवलपमेंट हो गया एंड ऑल रिफ्लेक्स एक्शन। और सारे रिफ्लेक्स एक्शन कोप अप विद द वेरियस गिव अप सिचुएशन। डिफरेंट टाइप की अगर अनफेवरेबल कंडीशन सिचुएशंस आ चुकी है तो उसमें हमें कोप करने में हेल्प करता है कौन, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का भी हमने इंपॉर्टेंस देख ली, एंडोक्राइन ग्लैंड की इंपॉर्टेंस भी हमने देखी। सो द हार्मोन सिस्टम इन प्लांट्स हेल्प इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब अगर हम प्लांट्स में देखें तो हार्मोन का क्या क्या फंक्शन है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। द स्टोमेटल ओपनिंग लीव्स के अंदर टू अलाउ इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, द रूट बेंड टुवर्ड्स द वाटर, ये फंक्शन हो गया। द स्टेम ग्रोज टुवर्ड द सनलाइट, द टेंड्रिल इन क्लाइंबिंग पेंट्स आर सपोर्टेड बाय हार्मोनल सिस्टम ऑफ द प्लांट बॉडी। तो जो प्लांट बॉडी होती है उन सब में रेगुलेशन जो है, इतने सारे जो हमने फंक्शन देखे, फोटोसिंथेसिस हो गया, गैसेस एक्सचेंज हो गया, स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग हो गई, रूट का बेंड होना वाटर की तरफ, स्टेम का बेंड होना सनलाइट की तरफ, और टेंड्रिल्स का क्लाइंबिंग करना किसी पार्ट की हेल्प से, ये सारे के सारे फंक्शन हार्मोन जो हैं,
हॉर्मोन्स के थ्रू करवाए जाते हैं। दस वी नीड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम इन एवरी ऑर्गेनिज्म। सारे ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। क्लियर ये पॉइंट? ओके, चलिए, तो इस तरह से हमने सारी इंपॉर्टेंस देख ली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर involuntary actions and reflex action different from each other? involuntary action and reflex action एक दूसरे से अलग क्यों है? involuntary का मतलब ऐसे actions जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ओके, सो देखिए क्या होता है reflex action, rapid automatic response to a stimulus without conscious involvement of the brain। reflex action का मतलब क्या होता है? rapid, बहुत ज़्यादा फास्ट। ओके, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, ऑटोमेटिक हो जाता है, हमारी उसके अंदर कोई भी वॉल्यूंटरी डिज़ायर नहीं होती टू अ स्टिमुलस। किसी भी स्टिमुलस, कोई स्टिमुलस आया, रैपिड एंड ऑटोमेटिक आपने रिस्पॉन्स दे दिया विदाउट द कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तब उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। बट इनवॉल्यूंटरी एक्शन में क्या होता है? अकर विदाउट कॉन्शियसनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये विदाउट कॉन्शियसनेस होता है बट ये रैपिड नहीं होता है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इनवॉल्यूंटरी एक्शन के अंदर ये नेसेसरी होता है। ये कुछ ऑर्गन्स जहाँ पे इनवॉल्यूंटरी एक्शन है वहाँ पे परमानेंट हमेशा होता रहता है। रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं वो बॉडी टाइम के साथ साथ सीखती है। ओके, फिर उसके अंदर ये स्टार्ट होता है। कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स एक्शन को स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। कंट्रोल बाय मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, सारे इनवॉल्यूंटरी फंक्शन जो हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, मिड ब्रेन के थ्रू होता है। हमने देखा था जब हमने डिस्कशन किया था ब्रेन का। वेरी क्विक एंड इंस्टेंटेनियस, ये बहुत ही ज़्यादा क्विक, फास्ट, इंस्टेंटेनियस होते हैं एंड दे आर रिलेटिवली स्लो। बट जो इनवॉल्यूंटरी हैं वो स्लो होते हैं। ओके, और मे इन्वॉल्व एनी मसल और ग्लैंड, ये मसल एंड ग्लैंड को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व ओनली स्मूथ मसल। इनवॉल्यूंटरी एक्शंस ओनली स्मूथ मसल्स में होता है। ओके, स्केलेटल मसल्स में नहीं होता। कैन बी कंडीशनड, ये कंडीशनड होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंडीशन बेस्ड होते हैं। ये कंडीशन मिलेगी, इस टाइप का स्टिमुलेशन मिलेगा तभी इस टाइप का फंक्शन करवाया जाएगा। ओके, तो दे आर कंडीशनड बट दे कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल कंडीशन। बाहर की कोई भी कंडीशन से ही रेगुलेट नहीं किए जाते। बट जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन है ये बाहर के स्टिमुलस पर ही डिपेंड करते हैं। दैट्स वाई दे आर कंडीशनड। ओके, कोई भी एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से ही इस तरह का रैपिड रिएक्शन और रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। एग्जाम्पल क्या है? ब्लिंकिंग ऑफ आइज, अगर आइज में कुछ जा रहा है तो ब्लिंकिंग ऑफ आइज इसका एग्जाम्पल हो गया। एंड सलाइवेशन, या फिर क्या है? सलाइवेशन भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? हार्ट बीटिंग, हार्ट बीट होना कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है कि स्टार्ट हुआ फिर उससे बंद हो गया। ये कंटिन्यूस चलता रहता है। ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यूस चलता रहता है और इन दोनों पे हमारा कोई कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता है। तो इस तरह से हमने दोनों में डिफरेंस देख लिया। इनवॉल्यूंटरी एक्शंस में क्या होता है एंड रिफ्लेक्स एक्शन में भी क्या होता है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें फिर से कंपैरिजन वाले क्वेश्चन पूछे हैं। क्या है, दोनों में कंपेयर करके देखते हैं। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम। तो नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। तो क्या क्या मैकेनिज्म है, दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं। नर्वस कंट्रोल, इट कंसिस्ट ऑफ नर्व इम्पल्स बिटवीन PNS, CNS एंड ब्रेन। ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, ये इनसे मिलके बना है। ओके, नर्वस सिस्टम किनसे मिलके बना है? नर्व्स से मिलकर बना है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन हो गया, जिससे मिलकर ये बना होता है। हार्मोनल, हेयर रिस्पॉन्स टाइम इज इट कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम विच सिक्रीट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ये एंडोक्राइन सिस्टम से मिलकर बना होता है जिसके अंदर हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में आ जाता है। ओके, नर्वस कंट्रोल में क्या है? हेयर रिस्पॉन्स टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है।
हार्मोनल कंट्रोल, हेयर रिस्पॉन्स टाइम इज़ वेरी लॉन्ग, इसमें बहुत टाइम लगता है। ओके, नर्वस कंट्रोल जो होता है बहुत ही फास्ट एक्ट करता है, बट हार्मोनल कंट्रोल इतना फास्ट एक्ट नहीं करता। एंड हार्मोनल कंट्रोल में हार्मोन को आपको सिक्रीट करवाना पड़ेगा। ओके, सिक्रीशन के लिए आपको स्पेसिफिक ग्लैंड्स की ज़रूरत होती है, और ये ग्लैंड्स भी कैसी होनी चाहिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होनी चाहिए। बट इसमें ऐसा नहीं होता, नर्वस सिस्टम में कोई एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होती, इम्पल्सेस चलते हैं। और हमारे हार्मोनल कंट्रोल में कोई इम्पल्स नहीं चलते, कोई सिग्नल्स नहीं हो चलते, कोई रिसेप्टर नहीं होते। ओके, एंड नर्व सेल जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है। ओके, सिर्फ वो एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलके बने होते हैं, उन्हीं की सेल्स क्या करती हैं, हार्मोन का सिक्रीशन करवाती है। ओके, फिर देखिए, नर्व इम्पल्स आर नॉट स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। नर्व इम्पल्स स्पेसिफिक नहीं होती, सब एक जैसा स्ट्रक्चर करती हैं, एक जैसे स्ट्रक्चर से बनी होती हैं, एक जैसा इनका फंक्शन होता है। ओके, और बहुत सारी नर्व्स मिलकर क्या करती हैं, बहुत सारी न्यूरॉन्स मिलकर क्या करते हैं, एक नर्व का फॉर्मेशन करते हैं। बट हार्मोन में देखें तो हार्मोन्स आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, ये बहुत स्पेसिफिक एक्शन को शो करते हैं। हार्मोन के बारे में एक और पॉइंट है, वो क्या है कि हार्मोन जहाँ से प्रोड्यूस होते हैं उससे दूर जाकर अपना इफेक्ट शो करते हैं। बट नर्व इम्पल्स क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होते हैं, सिग्नल्स एंड स्टिमुलस के थ्रू ये नर्व इम्पल्स से जनरेट होते हैं, ब्रेन तक जाते हैं, प्रोसेसिंग करके फिर से रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ रैपिड, इसमें इंफॉर्मेशन जो है रैपिडली फ्लो करती है। एंड द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो, और जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इसमें कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। तो ये है हमारा मेजर डिफरेंस नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम में। ओके, इनका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से चलता है। एक और क्वेश्चन आ चुका है डिफरेंस का, देखें वो डिफरेंस क्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या कहता है, देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द manner in which movement take place in a sensitive plant and the movement on our leg। तो देखिए किसमें डिफरेंस पूछा है, आपको डिफरेंस बताना है। किसमें डिफरेंस बताना है कि किसी प्लांट में किस तरह से मूवमेंट देखने को मिलता है, या फिर किसी ह्यूमन बॉडी के पार्ट, जो कि यहाँ पर लेग एग्जाम्पल दिया है, और ह्यूमन बॉडी पार्ट में किस तरह से मूवमेंट देखने को मिलता है। तो देखें, सेंसिटिव प्लांट में क्या होता है, सेंसिटिव प्लांट में the movement in a sensitive plant is a response of stimulus which is involuent reaction। ये involuent reaction है, movement जो है वो किसी भी stimulus की वजह से response के फॉर्म में जनरेट किया जाता है। movement in leg is a voluent reaction, ये voluent reaction है। no special tissue is there for transfer of information, इसके लिए कोई important tissue नहीं है जो कि information को लाए ले जाए, impulse को जनरेट करे। ओके, सिर्फ कभी कभी हार्मोन के कंट्रोल में इनके फंक्शंस होते हैं। ओके, हार्मोन का सिक्रीशन होता है और वो फंक्शंस करवाते हैं। बट लेग्स में क्या होता है, अ कंप्लीट सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हेड एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज देयर फॉर द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करवाने के लिए ये ज़रूरी है, इसमें CNS एंड PNS दोनों का फंक्शनिंग हो। ओके, और दोनों का पूरा कंट्रोल रहे। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ हो गई। तो प्लांट एंड देखिए ह्यूमन में सबसे बड़ा डिफरेंस ही ये है कि वो जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस शो करते हैं, बट ये बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं शो करते। प्लांट्स काफ़ी इजी मैकेनिज्म इनके अंदर होता है। ओके, प्लांट सेल डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फॉर मूवमेंट, इनमें मूवमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती है। एनिमल सेल हैव स्पेशलाइज्ड प्रोटीन विच हेल्प इन मसल टू कॉन्ट्रैक्ट। एनिमल सेल में क्या है, एक्टिन एंड मायोसिन्स होते हैं। एक्टिन एंड मायोसिन्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, इन स्लाइडिंग की वजह से जो मसल फाइबर है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। इसके लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है, ATP की ज़रूरत होती है। तो ATP एंड कैल्शियम के इफ्लक्स या इनफ्लक्स मतलब के अंदर, सेल के अंदर जाने बाहर आने से क्या होता है, मसल के मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। ये सारा का सारा कंट्रोल नर्वस सिस्टम के हाथों में होता है, और उसकी वजह से ये जो हमारी एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल क्या करती है, रिस्पॉन्स जनरेट करती है। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। तो एनिमल सेल हैव स्पेशलाइज्ड प्रोटीन विच हेल्प मसल टू कंट्रैक्ट, तो जो मसल को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने में हेल्पफुल बनाते हैं। तो
ये मेन डिफरेंस है प्लांट एंड योर एनिमल बॉडी में। एनिमल बॉडी काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसके अंदर काफ़ी सारी अदर सेल स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, काफ़ी रैपिड फंक्शन होता है, काफ़ी डेवलप्ड फंक्शन है। बट प्लांट में इतना ज़रूरत नहीं होता, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो सिर्फ हार्मोनल एक्टिविटीज़ से ही फंक्शन हो जाता है। तो इस तरह से हमारे जो ये बुक के सारे क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस किए। इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो आप मुझे बताइए। एंड बुक्स के जो बीच में जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपको करने हैं, और उसमें कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए आपको मुझे बताना है। तो एक बार हम समराइज़ कर लेते हैं, हमने क्या क्या देखा। हमने एमसीक्यू देखा जो कि प्लांट हार्मोन्स के रिलेटेड पूछा था। फिर हमने देखा न्यूरॉन के जो पार्ट्स हैं वो देखिए, उसमें सिनेप्स किसे कहते हैं, सिनेप्स पे हमने शॉर्ट नोट देखा। ओके, उसके बाद में हमने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या था। क्वेश्चन नंबर 3 ब्रेन का फंक्शन था, किसके लिए ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है। फिर हमने रिसेप्टर देखे, बॉडी में रिसेप्टर कहाँ हैं, इनका वर्क क्या है, अगर ये ख़राब हो जाए, डैमेज हो जाए तो इसकी वजह से क्या बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ओके, उसके बाद में न्यूरॉन की क्या स्ट्रक्चर होती है, न्यूरॉन किसका पार्ट है नर्वस सिस्टम का, और इनके क्या बॉडी पार्ट्स हैं, इनके क्या फंक्शन है, ये सब हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है, सॉरी फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है। इसकी हमने डेफिनेशन देखी, इसके मैकेनिज्म देखा, ऑक्सीजन के शिफ्ट की वजह से क्या होता है, ये सब हमने इसके अंदर डिस्कस किया। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है विच सिग्नल विल गेट डिसरप्टेड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को देखा। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे पूरे नर्वस सिस्टम पर, तो सब कुछ रुक जाएगा, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। प्लांट में केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कौन से हार्मोन है प्लांट हार्मोन, और वो क्या क्या फंक्शंस को शो करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिज्म। हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी लेंदी इसका आंसर हो जाता है, तो वो पूरा हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है डिफरेंस, किसके बीच में डिफरेंस, वॉल्यूमेट्री एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन, दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको इजीली क्लियर हो चुका है क्या डिफरेंस है। उसके बाद अगर हम देखें नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम का मैकेनिज्म क्या है, कौन किस तरह से फंक्शन करते हैं, किस में क्या स्ट्रक्चर होते हैं, किस में क्या स्ट्रक्चर है, दोनों में क्या क्या मेन डिफरेंस देखने को मिलता है, ये हमने इसके अंदर डिस्कस कर लिया। ओके, फिर देखें व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट इन प्लांट्स एंड मूवमेंट्स इन एनिमल। मूवमेंट इन प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस है, एंड उसमें कौन से ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है, इसमें क्या ज़रूरत नहीं होती है, वो हमने डिस्कस कर लिया। तो इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और हमारा जो चैप्टर 7 है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं, आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं, सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।